शालाओं में स्वीकृत पदों के आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, चाहे वो नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो या फिर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में हो। जो शाला में पद स्वीकृत होते हैं, इन्हीं पदों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। अब स्वीकृत पदों की यदि हम बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक शाला में दर्ज संख्या के आधार पर पद स्वीकृत होते हैं। जैसे हम इस संबंध में निर्देश देखें तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 24 जून 2013 को पदों के संबंध में प्राथमिक और माध्यमिक शाला में पदों के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक शाला में किस आधार पर पदों को स्वीकृत किया जाता है। जैसे हम देखें तो सबसे पहले प्राथमिक शाला के लिए जो शिक्षकों की संख्या है या कहें कि जो पदों की संख्या है वो किस प्रकार से होगी। जैसे इसमें बताया गया कि 60 तक की यदि दर संख्या है प्राथमिक शाला में, तब 2 पद वहां पर स्वीकृत होंगे, अर्थात 2 शिक्षक वहां पर कार्यरत हो सकते हैं। इसके पश्चात यदि 61 से 90 के मध्य दर संख्या है तब 3 शिक्षक अर्थात 3 पद यहाँ पर स्वीकृत होंगे। आगे यदि हम देखें तो 91 और 120 के मध्य यदि दर संख्या है तब 4 शिक्षक ऐसी शाला में कार्यरत रह सकते हैं। आगे इसमें बताया गया कि 121 और 200 के मध्य यदि दर संख्या है तब 5 पद वहां पर स्वीकृत होंगे और ऐसी शालाओं में 5 शिक्षक कार्यरत रह सकते हैं। आगे इसमें प्रधान पाठक के संबंध में बताया गया कि 150 बालकों से अधिक यदि दर संख्या है शाला में तब 5 शिक्षक एवं 1 प्रधान पाठक संबंधित शाला में रहेंगे, अर्थात 150 से ऊपर दर संख्या होने पर प्राथमिक शाला में 1 प्रधान पाठक का जो पद है वो स्वीकृत हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि इसमें हम देखें तो 200 बालक से अधिक यदि दर संख्या है तब 1 प्रधान पाठक का जो पद है इसे छोड़कर प्रत्येक 40 छात्र में 1 शिक्षक को नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर अब अर्थात 200 से अधिक की दर संख्या होने पर छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो 40 छात्रों पर 1 शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार यदि प्राथमिक शाला में पदों की संरचना हम देखें तो समान रूप से प्रत्येक 30 छात्र पर 1 पद स्वीकृत होता है, जब तक कि दर संख्या 200 से अधिक न हो जाए। यदि 200 से अधिक दर संख्या हो चुकी है तब 40:1 का अनुपात हो जाता है, अर्थात 40 छात्र में 1 शिक्षक या 1 पद यहाँ पर स्वीकृत किया जाता है। वहीं प्रधान पाठक की यदि हम बात करें तो 150 से अधिक यदि दर संख्या हो चुकी है तब संबंधित प्राथमिक शाला में 1 प्रधान पाठक का जो पद है वो स्वीकृत हो जाता है। अब माध्यमिक शाला में यदि पदों की संरचना हम देखें तो इस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं माध्यमिक शाला कक्षा 6 से 8। अब इसमें पहला बिंदु दिया गया है कि कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक होना जरूरी है, अर्थात माध्यमिक शाला में 3 कक्षा है तो माध्यमिक शाला में 3 शिक्षक का पद स्वीकृत रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि दर संख्या के आधार पर हम देखें तो प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक नियुक्त होना अनिवार्य है। तीसरा बिंदु जो दिया गया है कि जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां एक पूर्णकालीन प्रधान अध्यापक का पद स्वीकृत किया जाएगा, अर्थात 100 से अधिक यदि दर संख्या हो चुकी है संबंधित माध्यमिक शाला में तब वहां पर 1 प्रधान पाठक का जो पद है वो स्वीकृत हो जाएगा। अब माध्यमिक शाला की जो पद संरचना है या फिर हम कहें कि किस विषय का पद स्वीकृत है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे विषय की हम बात करें, यदि 105 तक की दर संख्या है, जैसे 35 छात्र में 1 शिक्षक नियुक्त किया जाता है माध्यमिक शाला में। अब 105 की दर संख्या है तब यहाँ पर 3 शिक्षक कार्यरत रहेंगे और 3 शिक्षक जो कार्यरत रहेंगे वो 3 अलग अलग विषयों के रहेंगे, जिसमें सबसे पहला विषय रहेगा गणित, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा सामाजिक विज्ञान। अब 105 से अधिक दर संख्या हो चुकी है, अर्थात 106 से 140 तक, तब इसमें जो अगला पद अर्थात जो चौथा पद इसमें स्वीकृत होगा वो संस्कृत विषय का होगा। इसके पश्चात यदि 141 से 175 तक की दर संख्या है तब इसमें 5वां पद स्वीकृत हो जाएगा और इसमें जो विषय रहेगा वो विज्ञान विषय रहेगा। आगे हम देखते हैं 176 से 210 की यदि दर संख्या हो चुकी है तब इसमें जो 6वां विषय है इस विषय का जो पद है वो स्वीकृत हो जाएगा और विषय रहेगा हिंदी। अब यदि 210 से अधिक दर संख्या हो चुकी है तब पुनः ऊपर का जो क्रम है वो जारी हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले गणित, फिर अंग्रेजी, फिर सामाजिक विज्ञान और उसके पश्चात जो विषय दिए गए हैं इन विषयों के पद स्वीकृत किए जाएंगे। तो इस प्रकार प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में दर संख्या के आधार पर पदों को स्वीकृत किया जाता है। जितनी दर संख्या होगी इस दर संख्या के आधार पर संबंधित शाला में पद स्वीकृत होंगे और इसी आधार पर
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति या फिर जो नियमित शिक्षक है इनकी पदस्थापना संबंधित शाला में की जाती है। अब हम बात करते हैं हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी शालाओं में किस आधार पर पदों को स्वीकृत किया जाता है और किन विषयों के पद इसमें स्वीकृत होते हैं। साथ ही आगे हम देखेंगे कि वर्तमान में जो एकीकृत शालाएं हैं, EPES शालाएं, इन शालाओं में पदों की संरचना किस प्रकार से रहेगी। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी शालाओं में पदों की संरचना। तो इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आदेश जारी किया गया था, जो कि 11 मार्च 2013 को जारी हुआ, जिसमें नवीन पद संरचना बताई गई है। जैसे हम देखें तो इसमें दिया गया है कि हायर सेकेंडरी स्कूल मात्र विज्ञान संकाय के साथ, अर्थात केवल एक संकाय है विज्ञान संकाय, और यहाँ पर कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित है, साथ ही इसमें हाई स्कूल भी संलग्न है। तब ऐसी शालाओं में पद संरचना कैसी रहेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों साथ में हैं, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत / उर्दू, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, सभी 9 विषयों के एक एक पद इसमें स्वीकृत होते हैं। और इसमें किस प्रकार के जो शिक्षक हैं वो पदस्थ हो सकते हैं, वो कैटेगरी इसमें दी गई है। जैसे इन पदों पर व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक या फिर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1 पदस्थ किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार यदि शाला में केवल एक संकाय है विज्ञान संकाय, तब इतने पद स्वीकृत होंगे। अब हम देखते हैं कि विज्ञान संकाय का अतिरिक्त वर्ग है, तब उसमें पदों की संरचना कैसी रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं दूसरा बिंदु दिया है, विज्ञान संकाय में अतिरिक्त वर्ग होने पर अब इसमें विषय बताए गए हैं और पदों की संख्या भी दी गई है। तो इस प्रकार से पदों की जो संख्या है वो बढ़ती रहेगी। अब इसके अतिरिक्त यदि कला संकाय भी है, तब कला संकाय के लिए भी इसमें बताया गया है कि इतिहास या राजनीति संबंधित विषय का जो है एक पद स्वीकृत होगा, और इसमें किस स्तर के जो शिक्षक हैं वो कार्यरत रहेंगे वो स्तर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया है कि 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर इतिहास और राजनीति, तो इसमें जो एक पद स्वीकृत होगा उस विषय का व्याख्याता लिया जाएगा जो पूर्व में नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं एक विषय और जुड़ा है, इतिहास, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र, तो इसमें उस विषय का व्याख्याता लिया जाएगा जो पूर्व में नहीं है। इसी प्रकार भूगोल और अर्थशास्त्र में उस विषय का व्याख्याता लिया जाएगा जो पूर्व से नहीं है। तो इस प्रकार से जो 2013 में आदेश जारी किया गया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का, इसमें हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी शालाओं में पदों की संरचना के संबंध में बताया गया है। आप इस आदेश को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी शाला के लिए जो स्वीकृत पद हैं इनकी गणना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यदि कोई एकीकृत शाला है कक्षा 6 से 10 तक या 6 से 12 तक, ऐसी शालाओं में पदों की संरचना किस प्रकार से होगी। तो इस संबंध में भी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 4 जनवरी 2022 को आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया था कि ऐसी शालाओं में पदों की संरचना किस प्रकार से होगी। जैसे इसमें हम देखें तो बताया गया है कि पूर्व प्रावधान के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 शिक्षक एवं हाई स्कूल में न्यूनतम 6 शिक्षक के स्थान पर अब ऐसी एकीकृत शाला जो 6 से 10 तक एकीकृत हुई है, ऐसी शालाओं में न्यूनतम 6 शिक्षक ही उपलब्ध होंगे। अर्थात पहले यदि हम देखें, यदि शाला संयुक्त रूप से हुई है तो 6 और 3 शिक्षक यहाँ पर स्वीकृत पद होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में अब केवल 6 पद ही यहाँ पर स्वीकृत होंगे। इसी प्रकार यदि 6 से 12 तक कोई एकीकृत शाला है, तब इस संबंध में भी इसमें बताया गया है। जैसे हम देखें तो इसमें बताया गया है कि एकीकृत शालाओं में जहां व्याख्याता या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं, उनके द्वारा कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि वे केवल उनके विषय के कक्षा 11वीं या 12वीं की कक्षाओं में ही अध्यापन कार्य करेंगे, बल्कि 6 से 12 तक की जो कक्षाएं हैं इनमें अध्यापन कार्य इनके द्वारा किया जाएगा, और इनके द्वारा जो अध्यापन कार्य किया जाएगा उनके स्नातक के विषय के आधार पर कराया जाएगा। तो इस प्रकार प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में दर संख्या के आधार पर पदों की स्वीकृति होती है, वहीं हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी शालाओं में पदों की जो संरचना है इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। ये थी पद संरचना के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।